Okay, then good afternoon, class 10th. Yesterday we have discussed the problems on upstream and downstream. Today we are going to discuss a problems on work. ठीक है ना, जो वर्क वाले प्रॉब्लम्स होते हैं कि एक मैन कितने दिन में वर्क फिनिश करेगा, या अलोन एक वुमन कितने दिन में वर्क फिनिश करेगी। आज उस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 3.6 में आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो है, में क्वेश्चन नंबर 2 पे जो ये सेकंड वन है, ये प्रॉब्लम आपका टाइम वर्क से रिलेटेड है ना। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ टाइम वर्क, टाइम एंड वर्क वाले प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम हम रीड करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया है टू वुमन एंड 5 मैन कैन टूगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग है बच्चे? पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो भाई, 2 वुमन और 5 मैन मिलकर एक पूरा वर्क, एम्ब्रॉयडरी का जो वर्क था वो 4 days में फिनिश करते हैं, जबकि 3 वुमन और 6 मैन, 3 वुमन एंड 6 मैन मिलकर वही वर्क, सेम वर्क 3 days में फिनिश करते हैं। तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वुमन अगर अकेली वर्क करती, ये पूरा वर्क करने के लिए एक वुमन को अकेले को दे दिया होता इतना एम्ब्रॉयडरी का वर्क, जिसमें कोई मैन या कोई दूसरे वुमन उसको हेल्प नहीं करते। एम्ब्रॉयडरी क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी जैसे कभी आपने देखी होगी भैया, वो क्या बोलते हैं, कपड़ों वगैरह के ऊपर में एम्ब्रॉयडरी का वर्क आता है ना आजकल। एम्ब्रॉयडरी के ड्रेस आते हैं, वो जो सब धागे से सब कुछ नई नई पैटर्न डिजाइन बनाई हुई होती है। प्रिंट हाँ हाँ, प्रिंटिंग नहीं कहेंगे उसको, मशीन से होती है, मशीन से उसके थ्रेड से फैब्रिक नीटिंग की जाती है उसमें, एम्ब्रॉयडरी में। ठीक है ना। तो ऐसा एम्ब्रॉयडरी का वर्क अगर फिनिश करना है तो एक वुमन को कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा मतलब कितने डेज लगेंगे अगर एक वुमन को अगर ये पूरा एम्ब्रॉयडरी का वर्क फिनिश करना था, तो सेम वर्क जिसमें कोई मैन या कोई दूसरे वुमन उसको हेल्प नहीं करते। और वैसे ही अगर एक मैन अगर ये वर्क फिनिश करता, एक मैन अगर उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेगा, ये है सिंपल क्वेश्चन का मीनिंग। लेकिन इस क्वेश्चन को पहले आप समझो, इसके पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। साउंड बाकी को ठीक आ रहा है क्या? अच्छा, ठीक है, तो थोड़ा नेट इशू है तो हो सकता है। तो अभी हम इस पे देखते हैं कि जैसे सपोज ये कोई मैन है, उसका नाम ए है। ठीक है, कोई भी टोटल वर्क जो होता है उसको हम किस फ्रैक्शन से कंसीडर करते हैं भाई? टोटल वर्क को, ये टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस में जब टोटल वर्क होता है उस टोटल वर्क को आप 1 से कंसीडर करते हैं, फ्रैक्शन 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, खाली 1। तो सपोज ए मैन फिनिश 1 वर्क का मतलब होता है एक कंप्लीट काम, इन 5 days और इन 10 days में फिनिश कर रहा है। देन
in one day how much work will be finished। ठीक है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये 6th 7th 8th में ये टाइम वर्क वाले जो कॉन्सेप्ट होते थे, उसके बाद इस प्रॉब्लम पे हम आएंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर में लिखा है कि देखो, जैसे अगर 10 डेज के अंदर में यहां पे ये डेज है आपका और इधर ये वर्क हो रहा है। 10 डेज माने 10 डेज के अंदर में एक वर्क कंप्लीट किया। एक वर्क माने एक कंप्लीट वर्क हुआ, एक वर्क फिनिश हो गया। तो एक दिन में कितना वर्क होगा, एक दिन में कितना वर्क होगा। हाँ, डायरेक्ट आपने 1/10 बोल दिया, ठीक है, गुड, वेरी गुड। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं तो देखो, ये एक्चुअली 8th क्लास में आपने पढ़ा था, एक डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है ना, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, वही चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर देखो यहाँ पे आपके डेज अगर कम हो गए, पहले 10 डेज में पूरा कंप्लीट हो रहा था एक वर्क जो उसको पूरा काम खत्म करना है। अब यहाँ पे अगर दिन कम हो गए तो एक दिन में वर्क भी वो कम खत्म करेगा। वन वर्क 10 डेज में वन वर्क फिनिश हो रहा था, तो अभी एक दिन में वो काम भी उस हिसाब से उसका फिनिश होगा। तो कितना होगा, अगर इसे फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, ये सपोज ये मेरे लिए x वर्क है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1/10। तो ये कितना वर्क खत्म होगा वन डे में, इन वन डे 1/10 वर्क फिनिश होगा। ठीक है, वन डे में कितना वर्क फिनिश होगा, 1/10 वर्क ओनली। ठीक है, अभी इसी चीज को हमें समझना है और इसी चीज के बेस पर ही अभी हम इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। अब देखो यहाँ पे, जैसे ये जो क्वेश्चन था आपका सेकंड, इस पे सबसे पहले आप कंसीडर करो कि लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमन alone to finish the work। तो कितना टाइम लेगी, सपोज एक वुमन x डेज ले रही है। ठीक है, उसी तरीके से टाइम टेकन बाय मैन टू फिनिश द वर्क, वेरी गुड। तो टाइम टेकन बाय वन मैन alone to finish the work इक्वल टू y डेज। ठीक है, तो ये एक वुमन अगर अकेली काम करेगी तो उसको पूरा वर्क फिनिश करने में x डेज लग रहा है, और अगर कोई मैन वर्क करेगा तो उसको y डेज लग रहे हैं पूरा वर्क फिनिश करने में। तो एक दिन में वो एक वुमन कितना वर्क खत्म करेगी, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल से समझाया। तो यहाँ पे अगर एक वुमन को x डेज लग रहे हैं तो एक दिन में कितना वर्क फिनिश करेगी एक वुमन, 1/, वेरी गुड। जैसे अभी वहां पे 1/10 हो गया था, है ना। एक आदमी को अगर 10 डेज लग रहे हैं तो एक दिन का वर्क खत्म करने में एक दिन में वो कितना वर्क करेगा, तो 1/10। वैसे ही एक वुमन को अगर x डेज लग रहे हैं तो वो वर्क खत्म करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1/x। और वैसे ही मैन को एक दिन में मैन कितना वर्क फिनिश करेगा बच्चे, 1/y। हाँ, तो यहाँ पे अभी हम वही चीज लिखेंगे, so work finished by one man
वन मैन है पहले वुमन है, वन वुमन इन वन डे, ठीक है। एक दिन में जो वर्क फिनिश होगा एक वुमन के द्वारा वो होगा 1/x, ठीक है। और दूसरा वही चीज वर्क फिनिश बाय वन मैन इन वन डे इज नथिंग बट 1/y। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये 1/x लिखा है, ये एक वुमन के लिए लिखा है। एक वुमन एक दिन का काम 1/x फिनिश करती है। अगर यही अगर दो वुमन होती तो कितना वर्क खत्म करती? 2/x। वेरी गुड। 6 वुमन होती तो कितना वर्क खत्म करती? 6/x, ठीक है। हाँ, 5 वुमन होती तो 5/x। उसी तरीके से मैन की अगर हम बात करते हैं, एक मैन एक दिन में 1/y वर्क फिनिश कर रहा है, अगर दो मैन होते तो 2/y। हाँ, 5 मैन होते हैं तो 5/y, 6 मैन होते हैं तो 6/y, लाइक दैट। तो अभी आप पहले पहले वाली चीज को देखो, और पहले वाली जो इक्वेशन है, हमारा जो पहला केस है, इस पहले केस को हम समझते हैं। केस 1 में देखो क्या लिखा है। केस 1 में आपको क्लियरली लिखा है कि 2 वुमन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 2 वुमन और 5 आदमी, 5 मैन मिलकर उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को पूरा 4 डेज में फिनिश कर रहे थे। तो इन वन डे वो लोग कितना वर्क करेंगे भैया? तो इन वन डे वर्क फिनिश बाय 2 वुमन एंड W इज फॉर वुमन एंड 5 मैन, ठीक है। तो ये कितना वर्क फिनिश करेंगे? तो 2 मल्टीप्लाई, अभी जैसे आपको बताया 1/x प्लस 5 मल्टीप्लाई मैन एक दिन में 1/y वर्क फिनिश कर रहा है, तो 5 1/y इक्वल टू, इनको कितना दिन लग रहे थे? इनको लग रहे थे एक्चुअली 4 डेज। तो 4 डेज, तो एक दिन में वो मिलके कितना काम खत्म करेंगे? एक दिन में 1/4 वर्क खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी अगर एक आदमी, कोई भी पर्सन को अगर 4 दिन अगर काम करने में लगते हैं, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा, कितना वर्क फिनिश करेगा? तो 1/4 करेगा। तो ये, हाँ, तो इसी तरीके से ये लोग, ये जो थे हमारे 2 वुमन एंड 5 मैन, ये लोग पूरा 4 डेज में वर्क फिनिश करे थे। तो एक दिन में वो लोग कितना वर्क फिनिश करेंगे? वो एक दिन में से 1/4 वर्क फिनिश होगा, ठीक है। अब इक्वेशन यहीं से हमारी बनेगी। अब जैसे ये 1/x का जब फॉर्म हमें मिल गया, तो अब आपको अब पता है कि भाई लेट 1/x को क्या लेना है। लेट 1/x को आप u ले लीजिए एंड 1/y को v ले लीजिए। तो अभी मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2u प्लस 5v 1/4, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8u प्लस 5 2 ज़ा 10v इक्वल टू 1, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मेरा मेरा नेक्स्ट वर्क है जो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन के लिए फिर मुझे केस 2 लेना होगा। अब केस 2 में क्या था? जैसे केस 1 में इक्वेशन बनाई, उसी तरीके से केस 2 में हमें इक्वेशन प्रोड्यूस करनी है। केस 2 में 3 वुमन एंड 6 मैन है, जो कि 3 दिन में वर्क फिनिश कर रहे हैं, राइट। तो तीन वुमन एक दिन में कितना वर्क करेगी? तो 3 वुमन एक दिन में 1/x वर्क करेगी, 3 1/x प्लस 6 मैन, एक मैन एक दिन में 1/y वर्क फिनिश करता है, तो 6 मैन कितना वर्क फिनिश करेंगे एक दिन में? तो 6 मल्टीप्लाई 1/y, और इनको टोटल टाइम लग रहा था 3 डेज एक वर्क को फिनिश करने के लिए। तो तो दैट बिकम 1/3। तो वो एक दिन में उनका 1/3 वर्क फिनिश होगा। हाँ बोलो।
इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 8u प्लस 10v कैसे आया बच्चे, यहाँ पे ये है, ये जब इधर से, हाँ देखो ये राइट, किसी ने बोला नहीं मुझे कि इधर सर गलत लिखा है आपने, इस बच्ची ने देखो ध्यान दिया, 5 4 20 होगा। थैंक यू बच्चे, ध्यान दिया इसने, बाकी सब लोग सो रहे थे। तो 5 4 20 v इक्वल टू 1, ओके गुड, ठीक है। तो अभी हो जाएगा, अब यहाँ पे ये 1/3 के बाद अपन क्या कंसीडर करेंगे, फिर से इसको 1/x को u और ये 1/y मेरा v है, सो नाउ दिस इक्वेशन बिकम 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3, है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया पूरे के साथ, सो 9u प्लस 6 3 18v इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। दोनों इक्वेशन को लिखो और सॉल्व कर जाओ फटाफट। पहली इक्वेशन थी मेरी 8u प्लस 20v, हम एक अलग पेज पे लिखते हैं, 8u प्लस 20v इक्वल टू 1 था, और दूसरी इक्वेशन है 9u प्लस 18v इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, ना u के ना v के, इसे हमें इक्वल बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे u के कोफिशिएंट्स को सपोज मैं इक्वल करना चाहता हूँ, तो व्हाट वी हैव टू मल्टीप्लाई, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 9 एंड हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 8, so now it becomes 8 9 जा 72u प्लस 29 जा 180 v इक्वल टू 9, ठीक है। उसी के नीचे दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 9 8 जा 72u एंड व्हाट अबाउट 18 8 जा, 18 8 जा कितना होगा, 18 मल्टीप्लाई विथ 8 144, सो राइट इट 144v इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पे आपकी साइन चेंज करिए, ये माइनस इधर माइनस, ये कैंसिल हो गया, so now this become 180 minus 144, how much it is, 10 minus 4 is 6 and 36, 36v is equal to 8 minus 9 minus 8 is 1, so the value of v is 1/36, okay good। नाउ अभी यही सेकंड जो ये फर्स्ट वैल्यू है v की 1/36, उसको कोई भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, so now we write a second equation that is 9u plus 18v equal to 1, so 9u plus 18, v की वैल्यू कितनी है 1/36, v की वैल्यू है 1/36 इक्वल टू 1, हाँ 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, कैंसिल करो 2 से, तो अभी ये आपका हो जाएगा 9u इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 को आप राइट साइड में लेके जाओगे तो 1 माइनस 1/2, तो 9u इज इक्वल टू, अभी इसका एलसीएम ले लिया तो ये नीचे में 2 हो गया, 2 माइनस 1, तो 9u इज इक्वल टू 1/2, तो 9u इज इक्वल टू 1/2, तो u इज इक्वल टू 9 को हम नीचे लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 1/9 टू ज़ा 18, तो u की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चे 18, हाँ 1/18, u की वैल्यू 1/18, ओके गॉट इट। अभी वापस से वही चीज़, ना u और v में किसी में इंटरेस्ट नहीं है, हमें x निकालना है, हाँ x और y, है ना। तो अभी अपना u इक्वल टू क्या था एक्चुअली, इट वॉज टेकन एज 1/x और v इज इक्वल टू 1/y, तो u कितना आया 1/18, u तो 1/18 आया ना, 1/18 इज इक्वल टू 1/x, और v की वैल्यू कितनी मिली थी, v की वैल्यू मिली थी 1/36,
इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर जाओगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 18, हाँ, और इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y इक्वल टू 36। क्लियर। अभी इसके अंदर में आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि u अपने को x मिल गया और y भी मिल गया। x अपन ने क्या एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, x एज्यूम किया था कि द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन, एक वुमन को वर्क फिनिश करने में कितने डेज लगेंगे, 18 डेज लगेंगे। देखो जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो एज्यूम किया था, हमें लास्ट में लिख देना है, या हमें लास्ट में यहाँ पे सेंटेंस लिखना है। सो वन वुमन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन कितना डेज, 18 डेज, राइट, 18 days. And the same thing, one man alone can finish the work in 36 days। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक वुमन को कितना टाइम लग रहा है वो आपने फाइंड आउट कर लिया, और एक मैन को अलोन कितना टाइम लगेगा वो भी आपने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आपका काम इजीली इसमें फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये टाइम वर्क वाले क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करिए टाइम वर्क में भी। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को टैकल करेंगे। जिसमें पार्शली ट्रेन और बस से जब ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे ट्रेन या बस की क्या स्पीड रहती है, उस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ये थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन को अगर आप समझते हैं तो बहुत ही इजी है। देखो, रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। सबसे पहले बहुत ही शांति से समझना है। ठीक है, ये रूही नहीं, ये इतना इसका डिस्टेंस था रूही का, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ये टोटल डिस्टेंस जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है वो 300 किलोमीटर वो ट्रैवल करती है। ठीक है ना, अपने होम के लिए, घर जाने के लिए। इसमें आधा ट्रैवलिंग वो ट्रेन से करती है और आधा ट्रैवलिंग वो बस से करती है, पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। नाउ यू जस्ट सी, शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। इसमें ट्रेन से वो सिर्फ 60 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रही है। ट्रेन से सिर्फ 60 किलोमीटर ही ट्रैवल है। तो आप खुद बता दो कि बस से फिर उसने कितना, बाकी रिमेनिंग ट्रैवलिंग उसने बस से की है बच्चे, तो बस से कितना किया। तो ये बस से कैसे आया, बस से जब अपने पास यहाँ पे 300 किलोमीटर पूरा टोटल डिस्टेंस है, इसमें से अगर मैंने 60 किलोमीटर माइनस कर दिया जो ट्रेन से माइनस हुआ था, तो बस से मुझे मिलता है 240 किलोमीटर। ठीक है, ये बस से ट्रैवलिंग 240 किलोमीटर की। दूसरी चीज इसके अंदर में अगर आपको बताया गया है कि शी टेक्स 4 आवर्स, ये पूरी ट्रैवलिंग करने के लिए इसने कितना टाइम लिया, इसने 4 आवर्स लिया पूरी ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है, ये पूरी ट्रैवलिंग में इसने 4 आवर्स लिया, जिसमें बस भी आ गई और ट्रेन भी आ गई। तो अभी मेरे जो फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं बनाने की कोशिश करता हूं, तो जैसे कल हमने टाइम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में भी हमने आपको डिस्कस किया था और बताया था कि अगर मुझे टाइम निकालना होता है तो हमारा क्या रिलेशन होता है बच्चे, डिस्टेंस और स्पीड में। अगर आपने टाइम निकालना है तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं होता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस, ओके, गुड। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड द टाइम, तो टाइम मींस नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ये चीज यहाँ पे भी हमें यूज करनी है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अपन अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई चीज नहीं कंसीडर तो करना ही पड़ेगा, एक स्पीड को x, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर। क्या यूनिट लिखेंगे स्पीड का? किलोमीटर पर आवर। यस, एंड द स्पीड ऑफ द बस इज y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमारा केस 1 बहुत ही इजी है, देखो समझना। आप लोगों ने अगर आगे का वो पॉइंट समझ लिया तो अभी देखो केस 1 पे हम बहुत जल्दी आ जाते हैं, हम डायरेक्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं केस 1 के। अब जैसे रूही ने टोटल 300 किलोमीटर तो कवर किया था, जिसमें से उसने ट्रेन से 60 किलोमीटर कवर किया था, तो उसको कितना टाइम लगा होगा ट्रेन से कवर करने के लिए? 60 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया ट्रेन से डिस्टेंस, तो वहां पे कितना टाइम लगा है ट्रेन से कवर करने के लिए? अब जैसे आपको बताया है भाई, टाइम अगर फाइंड करना है तो क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन से कितना डिस्टेंस लगा बच्चे उसको? ट्रेन से 60 किलोमीटर उसने कवर किया, पर अपॉन ट्रेन की स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर, इसलिए 60/x, ठीक है। तो उसको ट्रेन से कितना टाइम लगेगा? 60/x आवर्स लगेंगे, 60/x आवर्स, ये ट्रेन का टाइम लगा। प्लस उसको अब बस से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जल्दी से देखो और बताओ। हमने अभी देखो आगे में ये बस का निकाला था, 240 निकाला था, 240। हाँ, उसने 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था। तो बस से जो उसने कवर किया वो 240 अपॉन, उसको टाइम लगेगा 240 अपॉन बस की स्पीड कितनी है? y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इक्वल टू, ये टोटल टाइम इसको ट्रेन से और बस से मिला के टोटल टाइम कितना हो गया? 300 आवर्स नहीं है बेटा, 300 किलोमीटर है, 4 आवर्स लगा है, ठीक है। उसको शी टेक्स 4 आवर्स, यहाँ पे इक्वल टू 4 आवर्स। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन इस तरीके से बनी। अभी इसकी फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक से फिर से लिख लेते हैं। तो ये हो गया 60/x प्लस 240/y इक्वल टू 4 आवर, ठीक है। 60/x इज नथिंग बट द टाइम टेकन while traveling by train, and 240/y is the time taken during the traveling by bus, and the total time taken by bus and train is 4 hours। 4 किलोमीटर नहीं बच्चे, 4 आवर्स, ठीक है। 4 किलोमीटर नहीं होगा, टाइम है ना, टोटल टाइम 4 आवर्स होगा। ओके, अब इसको अगर नॉर्मल इक्वेशन बनानी है, रिड्यूस करना है, तो क्या लिखोगे? लेट 1/x इज u and 1/y is v। तो अभी मेरी इक्वेशन बन जाती है 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। इसको और थोड़ा सा काम इजी कर सकते हैं ना इस इक्वेशन को, कोई मुझे बता सकता है? 4 से अगर मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो, 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। आप मुझे 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बोलिए? 15u प्लस 4 से पूरी इक्वेशन को और डिवाइड कर रहे हैं तो 240 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 60 इक्वल टू 1। हाँ, सो नाउ दिस इक्वेशन बिकम फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम केस 2 को समझेंगे, ठीक है। केस 2 को समझना है तो वापस से हम अपने पहले केस 2 को समझना है तो सबसे पहले अपने फिगर पे जाते हैं। ये था, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे अपन केस 2 में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है देखो।
केस 2 में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है? 100 किलोमीटर। सेम है। ओके राइट। क्योंकि वहां पे लिखा है इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। वहां पे कोई अलग से दूसरा डिस्टेंस नहीं किया है, उसने सेम ही डिस्टेंस के लिए है। ठीक है बेटा, 300 किलोमीटर के लिए ही है। लेकिन ट्रेन से वो कितना ट्रैवल कर रहा है? ट्रेन से इस बार वो अपने 100 किलोमीटर, पहले पिछले बार हाँ केस 1 में वो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था, अभी केस 2 में वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करेगा ट्रेन से। तो बस से कितना ट्रैवल करेगा? जब 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवलिंग होगी तो बस से कितनी होगी? 200 होगी, क्योंकि बस से यहाँ पे 300 में से टोटल 300 है आपका डिस्टेंस, उसमें से 100 किलोमीटर तो आपने ट्रेन से ट्रैवलिंग कर ली, तो आपकी 200 किलोमीटर आप बस से करेंगे कवर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे टाइम पे भी देख लीजिए कि इसको यहाँ पे इन दोनों बस और ट्रेन दोनों को ट्रैवल, बस और ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए उसको यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है? यहाँ पे देखो क्या टाइम दिया है, एंड शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। 10 मिनट्स लॉन्गर का मतलब क्या होता है? पहले कितना टाइम लग रहा था? 4 आवर्स लग रहा था, अभी उसको 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। 10 मिनट्स, यस। ठीक है, अभी उसको कितना लग रहा है? 4.10, मतलब 4 आवर्स 10 मिनट उसको लग रहा है, 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो 4 आवर्स 10 मिनट। ठीक है, ये टोटल टाइम लग रहा है 4 आवर्स 10 मिनट। समझ में आ गया केस 2? तो अभी केस 2 पे इक्वेशन कैसे बनेगी? केस 2 में इक्वेशन कैसे बनेगी? केस 2 में इक्वेशन बनेगी इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रैवलिंग है। हाँ, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा, एकदम सही बोल, डायरेक्शन पे अभी है। 100 बाय एक्स, तो उसको ट्रेन से कितना टाइम लगेगा? 100 बाय एक्स प्लस बस से कितना लगेगा? 200 बाय वाई इक्वल टू, दोनों मिला के टाइम कितना हो रहा है उस बच्चे का? 4 आवर 10 मिनट्स हो रहा है। ठीक है ना, अभी यहाँ पे 4.10 नहीं सीधा लिख सकते, अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा दूं, उसके बाद फिर हम आते हैं इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको मैंने बोला ये 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, उसको लग रहा है 4 आवर्स प्लस 10 मिनट। ठीक है, ये 10 मिनट को आपको बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में, तो आप इसको लिखोगे 4 आवर्स प्लस 10 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखा जाता है? वेरी गुड, 10 अपॉन 60 मिनट, नॉट 60 मिनट, 60 आवर्स। नाउ इट कैन बी रिटर्न एज 10 बाय 60 आवर्स। गॉट इट? किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, मिनट को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो अभी मेरे लिए दोनों सेम हो जाएगा, तब हम उसको आवर्स में लिख सकते हैं। तो 4 आवर प्लस 10 बाई 60, अभी इसको ये 0 0 रिड्यूस कर देते हैं, तो नाउ इट बिकम 4 प्लस 1 बाय 6, 4 प्लस 1 बाय 6। तो ये 4 प्लस 1 बाय 6 को कैसे लिखेंगे? 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 क्या हो गया? जल्दी बोलो भाई, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। हाँ, 4 6 जा 24 प्लस 1 25 बाय 6। तो अभी 4 आवर 10 मिनट को कैसे लिखेंगे आवर्स में? 25 बाई 6 लिखेंगे। बात समझ में आ गई ना आपको? 4 मल्टीप्लाई 6 मैंने किया प्लस 1 अपॉन 6। किसी को अगर 25 कैसे आया डाउट है तो इस तरीके से हमने उसको, मिक्स फ्रैक्शन में था 4 1 बाई 6, उसे कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो दैट बिकम्स 25 बाई 6। तो 4 आवर 10 मिनट्स को अगर आपको लिखना है तो लिखने का तरीका समझ में आ गया ना? अगर यही मान लो क्वेश्चन में आपको 4 आवर 20 मिनट होता तो आप 4 आवर प्लस 20 बाई 60 करके लिखते। 4 आवर 30 मिनट होता तो आप 4 आवर प्लस 30 बाई 60 करके लिखते, फिर जो आपका मिक्स फ्रैक्शन बनता और फिर उसमें आप एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते। तो अभी यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है? 4.10 वगैरह कुछ नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना होगा इधर? दोनों का टोटल टाइम कितना हो गया? 4.10 माने 4 आवर 10 मिनट को कितना आवर्स मैंने बताया? 25 बाई 6।
25/6। आ गई बात समझ में? अभी वापस से वही चीज, लेट 1/x आपका u है, 1/y v होगा, तो अभी ये इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6। ठीक है, अभी सबसे पहले ये नीचे का 6 हटाना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको इक्वेशन बन जाती है 600u प्लस 1200v इक्वल टू 25। हाँ, अभी भी ये इक्वेशन क्या बच्चे? हाँ, 6 से कर दिया, क्रॉस कर लिया ना अपन ने मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैंने नीचे एरो की साइन बनाई ना, ये क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। सो नाउ 600u प्लस 1200v इज इक्वल टू 25। अब पूरी इक्वेशन को और थोड़ा रिड्यूस करना है तो 25 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो 600 को 25 से डिवाइड करेंगे तो जल्दी से बताओ कितना आएगा? 24u राइट, प्लस 1200 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 48v इक्वल टू 25 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। हाँ बोलो। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? थोड़ा इक्वेशन को रिड्यूस कर रहे हैं इजी बनाने के लिए, इसीलिए अपन इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन लिखेंगे 600u प्लस 1200v इज इक्वल टू 25। तो फिर हमारे हमारे जो नंबर्स हो जाएंगे वो बड़े हो जाएंगे, है ना, थोड़ा हमारा कैलकुलेशन थोड़ा और हल्का सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेशन एकदम इजी रहे, इजीली सॉल्व हो जाए, इसीलिए हम उसको रिड्यूस करते हैं। तो जब रिड्यूस हो जाता है, कुछ कॉमन निकल जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो हमें उसे डिवाइड करके एक इक्वेशन, छोटी इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस करनी है जिसमें छोटे नंबर्स हो। समझ गए? तो अभी अपन जैसे यहाँ पे भी हमने किया था ना, फर्स्ट केस में भी इसके अंदर में अपन ने किससे डिवाइड किया था? 4 से डिवाइड किया था। इस पूरे इक्वेशन में किससे डिवाइड किया था? 4 से किया था, तभी इतना बड़ा नंबर ना रहे, है ना। तो अभी अपन अपने इक्वेशन पर चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी बच्चे, तुम लोगों ने लिखी हो तो? 50u प्लस 60v इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन क्या थी? 24u प्लस 48v इक्वल टू 1। हाँ, अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। अब 15 में सीधा 24 मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, या 24 में सीधा 15 मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, है ना। ऐसे अगर क्वेश्चन कभी अगर फंस जाते हैं तो एक काम करो, इनमें से इनका कुछ एलसीएम निकाल लो अगर निकलता है तो। 15 या 24 का क्या एलसीएम आ सकता है? फिफ्टीन या 24 का क्या एलसीएम है? 120 है। ठीक है, आपने बोल दिया तो हम लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 15 एंड 24 इज 120। तो अभी इतना सीधा 24 से मल्टीप्लाई करें, 15 से करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि नहीं? तो इसके लिए भी, इसके लिए क्या टेक्निक है? हाँ, इसके लिए क्या टेक्निक है? इसके लिए क्या टेक्निक है कि अब अभी मुझे वो जो नंबर्स है उसके एलसीएम के बराबर बनाने हैं 120। जैसे 15 है तो 50 को अगर 120 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 को? 8 से। 15 8 जाए 120, है ना, टेबल आनी चाहिए आपको। और 24 को अगर 120 बनाना है तो 5 से। तो अभी ये देखो, ये एलसीएम अगर मैंने निकाल लिया तो अभी मेरे लिए ज़्यादा इजी हो गया। अगर वही तुम इसको सपोज, इसको ऊपर वाले को तुम 24 से मल्टीप्लाई करते, नीचे वाले को 15 से मल्टीप्लाई करते, तो तुम्हारी इक्वेशन क्या हो जाती?
सॉल्व तो हो जाता लीनियर इक्वेशन की मेथड से, एलिमिनेशन से, लेकिन इक्वेशन तुम्हारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती और थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती, नंबर्स बड़े हो जाते हैं। तो अभी 15 8 जा इधर आप लिख रहे हैं 120u, 60 8 जा 48 480 इक्वल टू 8, फिर 24 5 जा अगेन 120u, 48 5 जा जल्दी से बताओ 240, ठीक है आप लोग बोलेंगे मैं लिख दूंगा इक्वल टू 5, ठीक है। और नाउ चेंज द साइन, यहाँ पे कैंसिल हो गया, 480 माइनस 240 कितना होता है 0, 8 माइनस 4 इज 4 एंड 240 v इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज 3, 8 minus 5 is 3. So now V is how much? You get V as a 3 by 240, 1 upon 80, ठीक है। V का वैल्यू आपको 1 upon 80 मिला है। अभी इसी V को अपन को सब्सटीट्यूट करना है कोई भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में करो या सेकंड में करो, अपन फर्स्ट में कर देते हैं। सो 15u प्लस क्या था इक्वेशन बच्चे, 15u प्लस 60v इक्वल टू 1, ठीक है ना, यही था ना, 15u प्लस 60v इक्वल टू 1। अभी मिला क्या मुझे, v मिला कि u मिला, v मिला, तो v में कितना सब्सटीट्यूट करना है 1 अपॉन 80 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आप देखो फटाफट इधर रिड्यूस करो, ये 10 ये 0 से कैंसिल हो गया, अब ये 6 अपॉन 8 बच रहा है, तो 6 अपॉन 8 को आप कैंसिल करोगे तो 2 के टेबल से 3 और 2 के टेबल से 4, सो इट बिकम 15u प्लस 3 by 4 इक्वल टू 1। So now you write 15u is equal to 1 minus 3 by 4. So अभी मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी 15u is equal to 4 minus 3 by 4. So 15u is equal to 1 by 4. So u is equal to नीचे क्रॉस करके आप 15 को नीचे लेकर आएंगे, so it become 1 by 4 multiply 15, तो u is 1 by 60, ठीक है। u आपको मिल गया। अभी हम फटाफट यहाँ पे u में से x निकाल लेंगे, तो u इज इक्वल टू मेरा क्या था 1 by x था, और v क्या था 1 by y था। u की वैल्यू कितनी आई, u की वैल्यू आपको 1 by 60 मिली है, 1 by 6 इक्वल टू 1 by x, v की वैल्यू क्या थी 1 by 80 थी, हाँ। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x इक्वल टू 60 मिलेगा, है ना, और y इक्वल टू 80। सो x इक्वल टू 60 का मतलब क्या हो गया, x किसको एज्यूम किया था हमने, यस, सो यू गेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज, लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिख देना है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर, एंड यस स्पीड ऑफ, तो यहाँ पे किसकी स्पीड ज्यादा है, ट्रेन की कि बस की, पर फास्ट बस है, तभी बस की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्पीड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ट्रेन या बस की हम बात करते हैं, और अगर पार्शली अगर डिस्टेंस कवर किया होता है कभी बस से कभी ट्रेन से, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम जो डिस्कशन करेंगे वो के की वैल्यूज के लिए करेंगे, कि फाइंडिंग द अननोन वैल्यूज, जैसे के है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, उसके लिए के की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू।